मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। मेडिकल प्रोस्पेक्टस में कैंसर ट्रीटमेंट या सर्जरी को काफी गंभीरता से लिया जाता है। जब किसी पेशेंट को ये पता होता है कि उनका कैंसर सर्जरी होने वाला है तो कई बार देखा जाता है कि पेशेंट काफी तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, उनके परिवारजन भी चिंतित हो जाते हैं और उनको तलाश रहती है एक बेस्ट कैंसर सर्जन की। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर कपिल देव से, जो जयपुर के मानसरोवर स्थित SCG हॉस्पिटल में एनको सर्जन है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए हमें। बेसिकली सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एक ऐसा रहता है कि भाई जो कैंसर होता है जहाँ का भी, उसका जो सर्जिकल पार्ट होता है, जैसे कैंसर ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट होता है। इट मीन्स इसको आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, रेडियोथेरेपी का भी ज़रूरत पड़ता है, बाकी सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें जो सर्जिकल पार्ट होता है किसी भी कैंसर के जो इलाज में जो संभव रहता है वो पार्ट हम देखते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि जहाँ भी बीमारी है उसको उस शरीर के उस भाग से निकालना और उसको वापस यथास्थिति जैसा भी उसका ऑर्गन बचा सके या नहीं बचा सके उसको वापस रिपेयर करना होता है। सर आपको कि हेड एंड नेक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं एंड ब्रेस्ट सर्जरी आल्सो, तो सर ब्रेस्ट सर्जरी और हेड एंड नेक जो सर्जरी होती है काफ़ी उसको चुनौतीपूर्ण माना जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग इसकी प्रमुख जटिलताएं क्या होती हैं, इसका जो रूट होता है वो क्या होता है और आप इसको सर्जिकली कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बेसिकली क्या होता है, कैंसर सर्जरी सारा ही एक जटिल प्रकरण रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं होता है कोई भी केस सिंपल होता है। ईच एंड एवरी केस थोड़ा अलग से डिफरेंट होता है। कोई भी कैंसर किसी भी मरीज़ में सेम कभी नहीं आता। हर पेशेंट में कुछ ना कुछ उसमें ऐसा मिलता है नया कि उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो अलग है। कोई भी, हाँ ये अलग है कि भाई जो भी अपन ट्रीटमेंट रहता है कि हमेशा ट्रीटमेंट कैंसर का मल्टी मॉडलिटी, जैसा मैंने बताया कि ट्यूमर बोर्ड से डिसाइड होता है। ट्यूमर बोर्ड का मतलब होता है कि जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और बाकी पैथो, रेडियोलॉजी सब लोग उसमें बैठते हैं। ईच एंड एवरी पेशेंट को HCG के प्रांगण में, मतलब वीक में 2 बार जो होता है उसमें डिसाइड होता है कि भाई इसको अपन को क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। एक सिंगल पर्सन कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को इसका ये ऑपरेशन करना है या फिर मैं इसको कीमो दूंगा या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर पेशेंट में 100% ये रहता है कि भाई उसको आपको ट्यूमर बोर्ड से पास करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे कैसे भी कैश पेइंग हो, चाहे सेल्फ पेइंग हो, जैसा भी हो, और चाहे किस स्कीम का पेशेंट हो। अब जटिलता वाइज ऑपरेशन में देखा जाए तो ऑपरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑपरेशन का जो उद्देश्य अपना ये रहता है हमारा कि बीमारी पूरी निकले और जो बचा हुआ पार्ट है वो फंक्शनिंग हो, मतलब वो काम कर रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मरीज़ की बीमारी ऐसा नहीं निकाल सकती कि उसको निकाल दो पीछे बचेगा तो देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। दूसरा ये है कि भाई बीमारी को किसी को भी काटने से निकालने से पहले सोचना पड़ता है कि ये पूरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर जहाँ भी ये डाउट रहता है कि नहीं निकलेगा तो उसको नहीं निकालते, उसको पहले कोई दूसरा मॉडलिटी ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखते हैं कि जिसके अंदर आपको ये रहता है कि भाई उसका और कोई दूसरा इलाज अपन कर पाएँ और उसको बीमारी को कम करा जाए और फिर ऑपरेशन किया जाए। तो हेड एंड नेक कैंसर में भी मैक्सिमम पेशेंट ऐसे रहते हैं जो आगे जीभ के जबड़े के वो रहते हैं, वो तो क्या होते हैं ऑपरेबल होते हैं। उनको आप ऑपरेशन करके नया लगा सकते हो, चाहे छाती से फ्लैप लगा दो, चाहे पैर की हड्डी लगा दो, पैर से फ्लैप लगा दो, तो वो कॉम्प्लीट है। पर जबकि जो पीछे वाले भाग के होते हैं, कुछ कई ज़्यादातर मरीज ये भी होते हैं कई दिनों तक आते नहीं, घूमते रहते हैं, तो उसके बाहर फोड़ा आ जाता है, खुल जाता है, तो उन लोगों को थोड़ा समस्या रहती है। उनको वापस बनाने में बहुत समस्या है। निकालना बहुत आसान रहता है पर उसको वापस उस मुंह को ऐसा बनाना कि वो बात कर सके और खाना खा सके और जो भाई कही बात है वो सामने वाले को समझ में आ सके। अब रही बात ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन फीमेल्स में इंडिया के अंदर मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर है। कि जो पहले किसी ज़माने में ये होता था कि भाई इस अंडाशय का गर्भाशय का कैंसर है तो वो ज़्यादा था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन रहता है। स्टेज भी ऐसा रहता है कि अभी इतना एडवांस हो गया, डायग्नोसिस भी अच्छा होता है तो आपको अर्ली स्टेज में पता भी चल जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी रहता है। पर प्रॉब्लम ये रहता है मल्टी मॉडलिटी। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा बीमारी है जिसको रेडिएशन भी ज़रूरत रहती है, कीमो का ज़रूरत रहती है। मेन उसका डिसाइडिंग फैक्टर ये रहता है कि आपको जो भी इलाज देना है, तीनों इलाज देने पर सीक्वेंस क्या रहेगा, ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। कभी भी जंप नहीं करना कि भाई सर्जन के पास पहुंच के सर्जरी करा लो, कीमो करा लो, ये ऐसा नहीं होता। हमेशा मल्टी मॉड लेता है और डिसाइड वैसे होता है कि भाई सब मिल के करते हैं, और वो एक बहुत मेन कॉम्प्लेक्स थिंग रहती है कि भाई हर पेशेंट को उसमें डिसाइड करें कि भाई ये ऐसा प्रोटोकॉल ये रहे, सीक्वेंस रहेगा। हालांकि और सीक्वेंस अगर सही रहता है तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत बेटर होता है। थैंक यू सर। किस क्लिनिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप ये तय करते हैं, आप ये लास्ट फैसला लेते हैं कि कैंसर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है? मैंने पहले बताया कि सर्जरी का उद्देश्य एक ही होता है कि
कंप्लीट निकालना, और बचा हुआ पार्ट है वो फंक्शनिंग रहना। तो कोई भी पेशेंट होता है उसकी इमेजिंग करते हैं, जैसे सीटी स्कैन कराओ, चाहे एमआरआई कराओ, पैट स्कैन कराओ। पैट स्कैन ये बता देता है कि बाकी शरीर में कहीं नहीं फैली, आपकी बीमारी एक जगह है। और सीटी स्कैन और एमआरआई ये बता देती है कि भाई जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो अगर गर्दन में गांठ है तो उसके कैरोटिड से कितना दूर है, जबड़े से कितना दूर है, सांस की नली से कितना दूर है, तो ये बता देती है। तो इसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, जो वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे दूर रहता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। और ये डेली एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको ऐसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस के बेसिस रहता है कि हाँ भाई ये ऑपरेबल है, ये इनऑपरेबल है। कुछ बॉर्डर लाइन रहती हैं, तो हम उसको बॉर्डर लाइन को अपन हमेशा प्री ऑपरेटिव जो कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट देना है वो अपन प्रेफर करते हैं, ताकि पेशेंट का नुकसान ना हो। सर अभी थोड़े टाइम पहले अभी कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने ये रिपोर्ट जारी की थी, पेट में पाचन से रिलेटेड लोगों को कैंसर के लिए, जब में छोटी आंत बड़ी आंत का कोई इशू होता है जिसको जीआई कैंसर से जोड़ा जाता है, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है सर, आप हमारे दर्शकों को जीआई कैंसर जो उनके पेट से जुड़ा हुआ है, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताएं सर। अपना जो पाचन तंत्र है वो 3 भागों में होता है। एक होता है अपर जीआई होता है, एक होता है लोअर जीआई, एक होता है हिपेटोबिलियरी। हिपेटोबिलियरी मतलब जो जूस वूस बनता है, जहाँ पर लीवर है, पेनक्रियाज है, डक्ट्स हैं, गॉल ब्लैडर है, ये चीज़ें। तो जो ऊपर वाला जो भाग होता है अपर जीआई, जिसके अंदर खाने की नली होती है और खाने की थैली होती है जनरली, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। इनका कैंसर जनरली क्या रहता है कि जो गैस्ट्राइटिस होता है या फिर ऐसे उसकी वजह से, या फिर जो अपन जो गर्म पदार्थ पीते ज़्यादा हैं, बाकी स्मोकिंग है, एल्कोहल है, इनसे बढ़ता है डेफिनेटली। इन चीज़ों के अलावा सब चीज़ें के बाद में ये रहता है कि पेशेंट की खुद की जेनेटिक फ्रेमवर्क कैसा है, उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि उसको कैंसर होना है या नहीं होना। अब क्या रहता है कि जनरल जो अपर जीआई होता है ऊपर वाले, उसमें जनरली जो भी कैंसर होता है उसकी वजह ये वो सिम्टम ये रहता है कि भाई उसमें खाना या पच रहेगा या फिर खाना रुकने लग जाएगा। पहले सॉलिड रुकता है, फिर धीरे लिक्विड भी रुक जाता है। जो लोअर जीआई होता है उसमें हमेशा लेटरिंग में प्रॉब्लम आती है कि अगर टॉयलेट में अगर आप पॉटी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको अगर खून आ रहा है या काली आ रही है या फिर थक्के आ रहे हैं या फिर कब्जी आ रही है या लूज मोशन अल्टरनेटिव हो रहे हैं, तो आपका वो सिम्टम हो सकता है। इंडिया के अंदर कॉलोन भी और रेक्टम थोड़ा कंपेरेटिवली बाकी कैंसर से कम है, पर ये भी खूब रहता है, अभी खूब आ रहा है। और अभी ये भी हो रहा है कि भाई कम एज में हो रहा है, किसी ज़माने में 60 साल की उम्र में होता था, अब 40 में भी हो रहा है। तो ये भी एक अलग चीज़ है, पर इसका सिम्टम ये रहता है कि भाई लेटरिंग में अगर अबनॉर्मलिटी आती है, आपका स्टूल पास करने में कोई ब्लड आ रहा है, ऐसा। तीसरा जो हिपेटोबिलियरी, उसमें जनरली पेशेंट को जॉन्डिस होता है, मतलब पीलिया होता है। अब वो पीलिया कम होता है, ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ बहुत सारी रहती है, पर वो पीलिया होता है, तो वो पीलिया प्रेजेंट करता है। और वो उसमें भी ये रहता है कि वो भी एक कॉमन चीज़ नहीं है, पर गॉल ब्लैडर कैंसर एक ऐसा है कि जितने भी पेशेंट रहते हैं, हम देखते हैं गॉल ब्लैडर मैक्सिमम पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो ऑपरेट कर पाते हैं। 1/3 पेशेंट होते हैं जिनको हम ऑपरेशन कर पाते हैं, बाकी का तो इतना एडवांस होता है कि उसको कीमोथेरेपी और वही रहता है। तो जीआई कैंसर कॉमन रहता है और बहुत लेट डायग्नोस होता है, क्योंकि उसके सिम्टम अपन ओवरकम कर जाते हैं। अब जनरली कि कुछ भी अपच हुआ तो अपन कुछ देसी नुस्खे लगा लेंगे, कुछ लेटर में खून आती है तो हम उसको किसी और चीज़ से जोड़ देंगे, पीलिया हो रहा है तो हम उसका कुछ और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढेंगे, या सिम्टम कुछ दवाई लेंगे, लगेगा 2 दिन कम हो गया तो उससे अपन उसको डिले करते जाएंगे। तो कभी भी इन चीज़ों को, खाने की अपच होना, खाना रुकना, पीलिया होना और लेटरिंग में कोई बदलाव होता है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें और उसको अपन दिखाएं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि तुम ठीक हो, एसेस करके, जांच करके, तो आप मान सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम कैंसर से रिलेटेड नहीं है। सर, क्योंकि कैंसर सर्जरीज को काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, इसमें सर इन्फेक्शन मैनेजमेंट के लिए आप किस तरह से खास तैयारी रखते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन को काफ़ी स्पेसिफिक रूप से देखा जाता है कैंसर सर्जरीज में। कैंसर में इन्फेक्शन का वजह मेन तो ये रहता है कि पेशेंट की जो जनरल जो इम्यूनिटी है वो डाउन रहती है डेफिनेटली। और कैंसर कभी भी शरीर के एक भाग में होता है तो बाकी शरीर की जो चीज़ें होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, चाहे इम्यून सिस्टम हो, चाहे बोन मेरो जो ब्लड सिस्टम होता है, लंग्स का है, चाहे बावल है, सबको थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करता ही है। जनरलाइज क्या करता है, एपेटाइट भी कम हो जाती है, तो उससे क्या है कि आप न्यूट्रिशन कम होगा तो इम्यूनिटी वैसे ही कमजोरी यानी कि इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हमेशा कैंसर पेशेंट थोड़ा सा इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रोन होता है, तो वहाँ पर श्योर करते हैं कि जब भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके पहले पूरा कंप्लीट चेकअप होता है, बॉडी का, हार्ट का, लंग का, ब्लड का, सब हो के उसके बाद अपन उसको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी हर चीज़ सेपरेट आइसोलेटेड रहती है और आईसीयू का मैनेजमेंट रहता है कि भाई आपको इनिशियली 2 या 3 दिन जो भी हो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है उसके बाद अपन आईसीयू में रखते हैं।
और रही बात इन्फेक्शन, तो क्या बॉडी के अंदर उसका खुद का इतना फ्लोरा होता है पेशेंट का, चाहे ओरल हो चाहे बाउल का हो, तो वो उसके इन्फेक्शन होना बहुत ईजी रहता है। पर प्रिवेंशन के कुछ मेजर्स होते हैं, वो जो स्टैंडर्ड मेजर्स हैं हम फॉलो करते हैं और उन्हीं से उसको बचाते हैं। सर अभी मेरे आपसे यहाँ 2 सवाल हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स का जो सर्जरी होता है उनको दोबारा अपनी लाइफ में बिल्कुल 100% फिट होने में कितना टाइम लग जाता है, और आफ्टर सर्जरी किस टाइप की उनके लिए आप फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं जो उनको लिए बेस्ट रहती है सर? पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन करके एक प्रोग्राम होता है हर पेशेंट का, उसके लिए उसमें हम उसको एक बताते हैं कि आपका जनरल जो रूटीन फंक्शन है, फर्स्ट टारगेट होता है कि अपनी डेली एक्टिविटी उसको कंफर्टेबली सेल्फ डिपेंडेंट रहे। घर में खाना पीना, नहाना धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, ये सब उसकी डेली एक्टिविटी होती है, वो खुद कर पाए, इसके लिए हम तैयार करते हैं, जो कि जनरली मैक्सिमम पेशेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है वो अपना डेली एक्टिविटी के बाद आता है उसके अर्निंग क्या जो एक्टिविटी है, जिससे वो अपना जॉब करता हो, चाहे कुछ वर्क करता हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल, जो भी करता है, ऑफिस वर्क है चाहे ड्यूटी वर्क है, उसके लिए उसको मोटिवेशन रहता है। बाकी उसकी धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी रिकवरी होती है। एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली बॉडी में एक वीकनेस तो रहती है, ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट रहता है, चाहे सर्जरी का रहो, चाहे कीमोथेरेपी, चाहे रेडियोथेरेपी, सबका साइड इफेक्ट रहता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग ऐसा रहता है कि मंथ्स में रहता है, ऐसा नहीं है कि वीक्स में ख़त्म हो जाता है, मंथ्स में रहता है। तो उसको उसके साथ थोड़ा थोड़ा ओवरकम करते हैं, उसके लिए सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं, सपोर्टिव मोटिवेशन देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, जिससे वो उसमें अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो सके पेशेंट। अब रही बात पेशेंट कितने जाते हैं, अब प्रॉब्लम ये रहती है कि कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, लंबा रहता है, और जनरली कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उसमें कुछ डिसेबिलिटी और मॉर्बिडिटी रहता ही रहता है। तो उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि आप या तो लाइफ बचा लो या फिर उसका जॉब बचा लो। तो उस कुछ चीज़ों में उसके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक हो जाते हैं, नहीं होते, और 100% मॉर्बिड रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक बीच का रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, आपका स्टेज क्या था, आपको रिस्पॉन्स कैसा है, आपका डिजीज़ की नेचर कैसा था। डिजीज़ कई बार एग्रेसिव होती है तो आप कुछ भी कर लो नहीं बैठता, कई बार पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि आप सारा कुछ जतन कर लो फिर भी नहीं होता। तो ये चीज़ें तो पेशेंट के डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन, बीमारी कंडीशन, और पेशेंट कितना उसके लिए मोटिवेटेड है और अपने फ्यूचर के लिए और अपने के लिए। और बेसिक एंड में रहता है सोशल सपोर्ट। अगर फैमिलीज, घर वालों को सपोर्ट बेटर रहता है तो डेफिनेटली पेशेंट को इनसे सबसे रिकवरी करें, रिहेबिलिटेट होने में बहुत फ़ायदा मिलता है। सर कई मेडिकल हॉस्पिटल्स के द्वारा या कुछ स्पेसिफिक जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये दावा किया जाता है, पेपर में ऐड भी किया जाता है कि रोबोटिक सर्जरी के द्वारा कैंसर ट्रीटमेंट, ये एक तो कहाँ तक ठीक है? क्या कैंसर सर्जन का रोल किसी रोबोटिक्स टेक्निक के द्वारा उसको किया जाता है? दूसरा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, जनरल व्यक्ति है, या एक रिचेस्ट व्यक्ति है, इसमें क्या अंतर है ये आप ही डिस्क्राइब करेंगे? तो ये कहाँ तक संभव है और कहाँ तक इसमें सत्यता है सर? हाँ, रोबोटिक सर्जरी ये एडजंक्ट है। ये एडजंक्ट ऐसा है कि भाई जब भी कोई आप जैसे सपोज करो पहले रोडें नहीं थी, अब रोडें बन गई, अच्छी ट्रेनें, गाड़ी हो गई, सेफ्टी हो गई, सब चीज़ों, तो आपका क्या जीवन थोड़ा सुगम हो गया। सपोज करो पहले रोडें भी नहीं थी, गाड़ी भी अच्छी नहीं थी, तो आपकी गाड़ी में जाना आना और थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था। अभी क्या हो गया कि भाई अपने को रोबोट मिल गया, तो रोबोट एक ऐसा चीज़ होता है कि वो आपका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको सुगम बनाता है, ना कि उसको वो अपने आप करता है डॉक्टर ही है उसको, पर वो उसमें थोड़ी हेल्प कर दिया। जैसे क्या होता है कि उसमें दिखता अच्छा है, मैग्नीफिकेशन अच्छा होता है, जो सपोज करो अगर कहीं का भी कट करना है तो वो पास वाली चीज़ को बहुत कम जलाने की रहता है और बहुत अच्छा दिखता है, 3D दिखता है, जूम रहता है, मैग्नीफाइड व्यू दिखता है, रिकवरी फास्ट होती है पेशेंट की। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट तो मैटर इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, एक एवरेज सी कॉस्ट होती है रोबोटिक की। भाई आपका कुछ स्लाइडली 40-50% एक्स्ट्रा लगता है और उसमें आपका रोबोटिक सर्जरी हो जाता है किसी भी तरीके का। पर इसका मतलब ये नहीं कि रोबोट होगा तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली एंड में तो प्रॉब्लम डिपेंड करता है डिजीज़ की बायोलॉजी पे। अगर डिजीज़ की बायोलॉजी इतनी ख़राब है तो आप रोबोट से कर लो, चाहे ओपन कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे कीमो एक इम्यूनो सब दे लो, तो वो ऐसे रहता है। हाँ, पर अगर मल्टीपल चीज़ें एक साथ मिल गई और अच्छे से अगर मैनेज करा जाए तो डेफिनेटली एक रिजल्ट को अपन बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये रोबोट हुआ, चाहे कोई भी इमेज गाइडेंस हुआ, चाहे फ्लोरोसेंस हुआ, चाहे नर्व मॉनिटरिंग इंट्रा ऑपरेटिव हुआ, ये सब चीज़ें
हमेशा एडिशनल रहती हैं और ये बेनिफिशियल होती हैं फॉर पेशेंट आउटकम और डॉक्टर्स के लिए। सर, क्योंकि कैंसर सर्जरीज का जो टॉपिक है ये काफ़ी गंभीर है पेशेंट्स के लिए, खास तौर पर उनके परिजनों के लिए भी। तो लेकिन अगर आपके सामने कोई क्रिटिकल केस आता है तो क्या कभी आपको ये लगता है कि अरे ये किस, आपको कभी आप नर्वस होते हैं उस केस को लेकर? दूसरा, अगर कोई क्रिटिकल केसेस है तो आपको सर्जरी से पहले खुद को क्या खास तैयारी करनी पड़ती है कि कैसे मुझे इस केस को फाइट करना है? इसके अलावा मैं इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ूंगा सर, कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण केस जो आपकी लाइफ में आया है जो एक चैलेंज बन गया हो आपके लिए और आपको काफ़ी कुछ उस केस से सीखने को मिला हो? देखो, ऐसा है कि किसी भी केस को हम सिंपल नहीं समझते, क्योंकि हर एक पेशेंट की लाइफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कैंसर ऐसा है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट चाहिए। उसका मतलब ये रहता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम ट्यूमर बोर्ड में ही क्लियर कर लेते हैं। जब सपोज करो हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उनमें से लेस देन 50% पेशेंट को ऑपरेट हो पाते हैं। अब वो क्या रीज़न रहता है कि भाई उसका डिजीज़ ज़्यादा है, कभी पेशेंट फिट नहीं होता, कभी पेशेंट अफोर्डिंग नहीं होता, कभी पेशेंट कंसेंट नहीं देता, तो जो भी रीज़न है, पर पेशेंट का जो सर्जिकल पार्ट है वो बहुत ही सेलेक्टिव रहता है। क्योंकि सर्जरी क्या है कि सेकंड चांस नहीं देता कभी भी, वो एक ही बार में आपको करना है। तो इसके लिए हम एक तो पहला ये डिसीजन मेकिंग है वो बहुत कॉन्फिडेंटली और पूरी टीम के साथ करते हैं। हो सकता है कि मुझसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 8 लोगों से चीज़ मिस हो जाए। तो वहाँ मिस हो सकती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकती, पर वो चांसेस बहुत कम हो जाता है उसका। तो डेफिनेटली फर्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारी पूरी टीम के साथ जो डिसीजन होता है वो रहता है। सेकंड थिंग रहती है कि आप ऑपरेशन से जस्ट पहले, तो ऑपरेशन से पहले भी क्या रहता है कि अगर हमने डिसाइड किया ऑपरेशन होगा, उसके बाद भी पेशेंट का थोड़ा असेसमेंट होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट जो आया उसके हमने डिसाइड कर दिया तो उसको ऑपरेट कर दिया, नहीं, उसका असेसमेंट होता है। अगर इन केस किसी भी कंडीशन से अगर ये लगता है कि भाई पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं है तो उसको नहीं करा जाता। फिर होता है कि ऑपरेशन के दौरान भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अकेला ही खड़ा हूँ, अकेला ही कर रहा हूँ, पूरी टीम रहती है। उसमें भी पूरा टीम रहता है और सबका ध्यान रहता है और पूरा कॉन्फिडेंट। और जहाँ भी, और ऑपरेशन के दौरान भी कई बार ये रहता है कि आपने सुना होगा कि भाई ऑपरेशन किया और स्टार्ट किया और डॉक्टर साहब ने बताया ये तो नहीं हो सकता, तो इसको वापस बंद कर दिया। तो ये बहुत ही वैलिड चीज़ है। कभी भी किसी भी सर्जरी के टाइम पे सर्जन को ना बोलने में हिचकना कभी नहीं चाहिए। जैसा कि हम कभी नहीं सकते कि भाई अगर जो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। जिस कंडीशन में ना बोल सकते हैं तो वो बहुत ही पेशेंट के फ़ायदे के लिए होता है, ना कि डॉक्टर के फ़ायदे के लिए। हमेशा पेशेंट के लिए फ़ायदे के लिए होता है। हाँ, पेशेंट को अगर कर सकते हैं तो हो सकता है उसका पेशेंट डिजीज निकाल भी देंगे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, नुकसान हो सकता है, तो उसको नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मेजर ध्यान रखते हैं हम, पूरा सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि सर्जरी का वही हुआ कि रिवर्स नहीं होता है, सिंगल टाइम आपको एक्शन रहता है, उसका रीटेक का मौका नहीं मिलता आपको। सर, क्या देर से डायग्नोसिस होने पर सर्जरी बेअसर हो जाएगी? बिल्कुल, अगर देर से डायग्नोस होता है डिजीज एक्स्ट्रा ज़्यादा स्टेज में, तो डेफिनेटली सर्जरी उसके लिए कोई काम का नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे हम एक कॉमन चीज़ करते हैं कि पेल्विक एक्जेंट्रेशन हुआ, हाईपैक साइट रिडक्शन सर्जरी, हाईपैक हुआ, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो एक एडवांस स्टेज की सर्जरी रहती हैं, जिसमें पेशेंट की स्टेज एडवांस होती है, फिर भी सर्जरी करते हैं। जैसे सपोज करो किसी के पेशेंट के पेट में बहुत सारी बीमारी है, गांठें पूरा पेट में फैली हुई है, उसमें कीमो देते हैं फिर भी असर नहीं आता, तो उसके कुछ बीमारी बची हुई है, उसको हम क्या कि पेट खोल के पूरा साफ़ करते हैं, जिसको बोलते हैं CRS, साइटोरेडक्टिव सर्जरी। उसके बाद हाईपैक कॉमनली करते हैं हम इस इंस्टीट्यूट में, और हमारे इंस्टीट्यूट में करीब हर साल में 10 से ज़्यादा हाईपैक होते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबली सारे मैक्सिमम सर्वाइव करते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि भाई हालांकि है एडवांस स्टेज, पर उसका सर्जिकल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग और उसका रिकवरी इतना अच्छा रहता है कि हम उसको पेशेंट को एक एक्स्ट्रा उसकी लाइफ का टाइम, बहुत लंबा टाइम दे सकते हैं, डिजीज़ फ्री दे सकते हैं। एक कॉमन प्रोसीजर हमारे लिए रहता है कि पेल्विक एक्जेंट्रेशन। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके बच्चादानी का कैंसर हुआ, चाहे लेटरिन के नीचे रास्ते का कैंसर हुआ, चाहे पेशाब की थैली का, तो वो थोड़ा सा एडवांस होता है। इंडिया में फीमेल में बच्चादानी का कैंसर बहुत ज़्यादा है, जो कि सेक करते हैं या फिर डिलेड हो गया, डायग्नोसिस नहीं हुआ, पर वो क्या होता है वहीं लोकल फैलता है सिस्टम में, बाकी दूर नहीं जाता। तो उस पेशेंट के लिए क्या करते हैं कि नीचे से बच्चादानी, पेशाब की थैली सब साफ़ कर देते हैं और सारे डाइवर्जन कर देते हैं, जो कि आपका डाइवर्टर रहता है।
उससे पेशेंट की जो जन कंडीशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। पेन ख़त्म हो जाता है, जो रेगुलर डिस्चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंट को स्टोमा मैनेजमेंट में करना पड़ता है, जबकि बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सर्जरी रहती है, लेंदी रहती है, पेशेंट मानते नहीं। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि पेशेंट कंसेंट नहीं देता। अगर जो पेशेंट कंसेंट देता है उसके लिए उसका जीवन बहुत सही रहता है और सफल रहता है, और उससे क्या होता है कि जितनी बीमारी से उसको जीरो करने में बहुत अच्छा योगदान रहता है कुछ इन सर्जरीज से। सर, सर्जरी से पहले जो आप ट्यूमर की स्टेजिंग करते हैं, बायोप्सी होती है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वो सबसे कॉम है, मेन है। अगर बायोप्सी नहीं है तो उसको आप कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेप रहती हैं कि भाई डायग्नोज द डिजीज़ मतलब बायोप्सी, स्टेज द ट्यूमर डिजीज़, स्टेज मतलब उसको पूरा पेट स्कैन और सब कराना चाहिए सबको, और ट्रीट द पेशेंट मतलब पेशेंट को ट्रीट करना, ना कि डिजीज़ को, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। सर, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि किस स्टेज पर आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, किस स्टेज पर पेशेंट, चाहे नाक का, मुंह का, गले का कैंसर हो, सर्जिकल मैटर हो, या पेट में कोई भी इशू हो कैंसर से रिलेटेड, किस स्टेज पर आकर आप ये मानने लगते हैं कि अब पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल है और उनकी जान जा सकती है? नहीं, बहुत बार रहता है। पेशेंट को जनरल कंडीशन पे डिपेंड करता है। कई बार पेशेंट होता है उसकी सर्जरी करते लंग बहुत ख़राब होते हैं, पेशेंट को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो डेफिनेटली उस टाइम नहीं रहता। उस टाइम ये रहता है कि भाई अब पेशेंट को सर्जरिकल कोई भी इंटरवेंशन करके नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि सर्जरी अलग पार्ट रहता है कैंसर की, जबकि बाकी बॉडी है वो सारे सिस्टम से चलती है। बोन, ब्रेन है, लंग है, हार्ट है, इन तीनों चीज़ों का बहुत मेन योगदान रहता है। अगर किसी पेशेंट के तीनों ख़राब है, कोई भी एक बहुत ही क्रिटिकल इल है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट को नहीं ठीक करा था। स्टेज 4 कैंसर होते हैं, उनमें भी क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट इतना मैं नहीं मानता कि हर पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करना चाहिए। सर्जरी उसी को एडवाइस करते हैं जिसका बहुत ही लिमिटेड डिजीज़ हो और पूरा कंप्लीट रिसेक्शन कर सके, उसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सर, एक सर्जरी के दौरान आपके साथ में जो आपकी टीम होती है, जिसमें आप खुद एंकोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन है, थेरेपिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, इन सब के साथ में जब आप सर्जरी करते हैं तो इन सब के साथ एक तालमेल एज ए सीनियर कैंसर सर्जन बैठाना आपके लिए कितना मुश्किल रहता है, और आपका टीम वर्क कैसा रहता है, इसके बारे में बताइए। ये तो एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन सिस्टम रहता है, इसमें डिसिप्लिन रहता है, पूरी टीम अपना अपना काम करती है, और रेगुलर इंटरवल पे फिक्स टाइम रहता है कि भाई ट्वाइस इन ए वीक रहेगा। आपको उस टाइम पे सबको, जितने पेशेंट रजिस्टर होते हैं उनको सबको डिस्कस करना है। और ये तो हर एक डॉक्टर का अपना खुद का अपना डेडिकेशन रहता है कि मेरे पार्ट पे मैं पूरा 100% आउटपुट दूं, और ये टीम वर्क का फ़ायदा रहता है। और इसीलिए आज ये कैंसर सेंटर जैसी चीज़ें, अब डिफरेंस यही तो डिफरेंस दिखाता है कि HCG और बाकी सेंटर्स में ये डिफरेंस रहता है कि HCG कैंसर डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर सारे कैंसर की जितना भी ट्रीटमेंट होता है 0 से लेकर 100 तक सारा ट्रीटमेंट हो सकता है, और सारे डॉक्टर्स अलग अलग अपने अपने स्पेशलिस्ट के, अपने अपने स्पेशल के डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम मतलब कभी भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, और सब पूरा टीम वर्क रहता है, पूरी टीम स्ट्रॉन्ग रहती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटर आता है। और यही सब का जो पेशेंट के आउटकम्स का वो रीजन रहता है। सर, एक स्पेसिफिक वर्ड्स है कैंसर ट्रीटमेंट में, सर्जरी में, क्लीन मार्जिन। 100% आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? हाँ, ये इनको रहता है डिपेंड, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई सर्जरी का एक एडवांटेज रहता है कि पूरा निकालना, मतलब क्लीन मार्जिन, मतलब R0 डिसेक्शन। ये रहता है, पहले हम पेशेंट की इमेजिंग देखते हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, उसमें देखते हैं कि भाई आपका जो अपना जो निकालना हो पूरा निकल जाता है। एक इंट्रा ऑपरेटिव भी चेक कर सकते हैं आप, फ्रोजन सेक्शन रहता है जिसमें पैथोलॉजिस्ट रहता है स्टैंड बाई, तो वो इमीडिएटली हम स्पेसिमेन निकाल के देते हैं उसको, तो वो बता देता है कि भाई यहाँ इसके मार्जिन नेगेटिव है, तो पूरा निकल गया। यही एक तरीका है। सर, एक हमारा सामाजिक मिथक मान सकते हैं, भ्रम मान सकते हैं, या दुविधा मान सकते हैं, या इसको एक सोच मान सकते हैं कि मैक्सिमम लोग, अभी भी हम 2025 में हैं और कैंसर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग ये मानते हैं, रिचेस्ट पर्सन तो ज़्यादा ही मानते हैं कि भारत में कैंसर ट्रीटमेंट आज भी चुनौतीपूर्ण है, और वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है जो विदेशों में, USA में या UK में या अदर कंट्रीज में अवेलेबल हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि भारत अभी भी कैंसर ट्रीटमेंट में पीछे है? नहीं, वो तो सब जगह ही है सेम। डिजीज़ का ट्रीटमेंट का आउटकम ऐसा नहीं है कि विदेशों में बहुत अच्छा है, सेम रहता है। हमेशा यही रहता है कि चाहे बुक पढ़ लो, चाहे रिजल्ट देख लो, कि एट द एंड बायोलॉजी हमेशा किंग रहती है। अगर डिजीज़ ख़राब है तो चाहे US में ट्रीट करा लो, चाहे आप जापान में करा लो, चाहे इंडिया में करा लो,
अगर डिजीज़ का नेचर बहुत अच्छा है तो आपको जो अगर आउटकम है वो बेटर यहाँ भी मिल सकता है और वहाँ भी मिल सकता है। और मैं नहीं मानता कि आज के टाइम में अगर इतना एडवांस हो गया हर चीज़ तो कोई ट्रीटमेंट ऐसा बचा है जो वर्ल्ड में बाकी जगह है और अपने यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो हाँ, अपना फेथ का अलग है कि भाई फैसिलिटी कैसी है, मुझे क्या देना है, वो अपनी पर्सनल चॉइस के डिपेंड रहता है कि भाई आपको कहाँ ट्रीट कराना है। जबकि पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सारे गाइडलाइंस सब जगह सेम रहे। जो इंडियन गाइडलाइंस हैं वही यूरोपियन है, वही अमेरिकन गाइडलाइंस हैं। मैक्सिमम पेशेंट, हाँ, डिजीज़ का बायोलॉजी का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो ट्यूमर बोर्ड हो जो डिसाइड करता है वो हम फॉलो करते हैं। सर अभी आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही ट्यूमर बोर्ड की, सर बड़ा सवाल है और ये मीडिया में अक्सर रहता है कि क्या वाकई में कैंसर हॉस्पिटल्स में ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होते हैं या केवल कागजों में सीमित रहता है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कागजों में सीमित रहता है। अब हमारे यहाँ पे वीक में 2 दिन रहता है, ईच एंड एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग रहता है, फ्राइडे को आफ्टरनून में रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसको मिस कर जाओ। जैसे कि अभी होएगा तो उसमें ट्यूमर बोर्ड में सारी फाइल जब तक ओटी में या कोई भी ट्रीटमेंट तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक उसका ट्यूमर बोर्ड का पे सबके साइन नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल कंपलसरी है और इसमें कभी कोताही नहीं बरती जाती। सर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब आपसे एक खास सवाल है सर कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, सर्जरी होती है, आप अपने भारतीय समाज को, लोगों को जो गुमराह हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको कुछ अपनी तरफ से स्पेसिफिक टिप्स देंगे, सलाह देंगे कि वो शुरुआती तौर पर ही उनको सर्जरी की टेबल पर ना आना पड़े, अपनी जान ना गंवानी पड़े, वो शुरुआती लक्षण कैंसर के, चाहे नाक, कान, गले के, पेट के, किसी भी सिस्टम जो कैंसर से रिलेटेड है वो जान सकें और शुरुआत में ही बेस्ट कैंसर सर्जन से या डॉक्टर से बात करके अपनी जान बचा सकें। सर प्लीज़ आपका ये जो एडवाइस है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, अब इसके लिए क्या रहता है कि अपन जब भी अपन जनरल पॉपुलेशन को क्या बताते हैं कि हमेशा सजग रहिए। मैं नहीं कह रहा कि हर पेशेंट पब्लिक ये सोचते रहे कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे हो सकता है, मुझे ऐसा तो नहीं मुझे कैंसर हो गया। ये सवाल अपने आप से मत पूछिए। अपनी लाइफ में हमेशा साल में एक बार असेसमेंट कराइए। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनकी स्क्रीनिंग के लिए भी प्रोग्राम चलते हैं, चाहे फ्री हो चाहे अपने पेड हो, जो भी है। और इसका एडवांटेज रहता है हर पेशेंट को। जो भी जनरल पब्लिक है उनको लगता है कि भाई मेरे को ब्रेस्ट का कैंसर या फिर बच्चा देने का कैंसर या फिर प्रोस्टेट का कैंसर, लंग का कैंसर, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसका रूटीन चेकअप हर हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप होता है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ उसमें मिल जाता है, तो आप अपने नेक्स्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं। पर इसके लिए ये नहीं है कि आप सारे मतलब उसको एंजाइटी की तरह लें, ऐसा नहीं लेना। पर जनरली और जब भी किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी पब्लिक को, आदमी और औरत को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, इट मीन्स आपको भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, आपका कोई भी कहीं भी अनियमित रक्तस्राव हो रहा है, चाहे आपको लेटरिन में, पेशाब में, उल्टी में, खून में, खांसी में कहीं भी ब्लड आता है, या फिर शरीर में कहीं भी गांठ होती है, कहीं भी अगर बिना दर्द का कोई छाला हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी जल्दी अपना सुनिश्चित करें कि आपको कैंसर है या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो आपको ये शरीर में एबनॉर्मलिटी क्यों हुई है इसके तहत तक जाएं और अपने लिए सजग रहोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि अगर किसी की बातों में आ जाओगे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है या ऐसा हो जाता है, तो उसको अपने इग्नोर करना है। हमेशा खुद के लिए आपकी बॉडी हमेशा अलार्म देगी जब भी आपकी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मलिटी होगी। तो सर कीमोथेरेपी बड़ा डरावना शब्द है, लोग डरते हैं कीमोथेरेपी का सामना करना है। लोगों को मतलब ऐसा लगता है एक मौत का एहसास उनके सामने खड़ा हो। कीमोथेरेपी को डिस्क्राइब करिए सर प्लीज। कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर सेल्स को मारती है, ख़त्म करती है। थोड़ा वो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, पर अगर कंट्रोल्ड वे में दिया जाए, प्रॉपर डोज, प्रॉपर उसका असेसमेंट, प्रॉपर उसका फॉर्मुलेशन, प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर उसका जो ट्रांसफ्यूजन है वो होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको बहुत मिनिमम कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि सारा जीरो कर सकते हो, पर बहुत मिनिमम कर सकते हो। ये कैसे? आप प्रॉपर सेंटर पे जाओ, प्रॉपर आपका वो प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई इतनी डोज जाएगी, इस बॉडी वेट के हिसाब से ये ड्रग जाएगी, और इसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है जो कि उसके असेसमेंट के लिए वो सारी कंप्लीट हुई है या नहीं, ये चलो ड्रग प्रॉपर्ली मिक्सिंग हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफ्यूजन उसका अगर 1 घंटे में जाना तो 1 घंटे में गया कि नहीं गया। कई बार होता है कि वो 30 मिनट में चला गया, कभी वो 2.5 घंटे में भी नहीं गया, तो ये मिसमैनेजमेंट होता है कई बार, तो उसकी वजह से आपके साइड इफेक्ट पड़ते हैं। पर हमारे सेंटर पे जितना डेडिकेटेड रहता है, 1 पेशेंट मतलब 1 स्टाफ 2 पेशेंट ऐसे रहता है, तो बहुत ही उसको कंट्रोल्ड वे में दोगे तो साइड इफेक्ट बहुत कम रहते हैं। और इसीलिए हम इतना
ओवरबर्डन होते हुए भी सब पेशेंटों को रेगुलरली जो कीमोथेरेपी चल रही है 2-2 डे केयर चलते हैं, तो दोनों डे केयर में इतना स्पीड से चलता है काम, फिर भी वो क्या है कि टीम वर्क रहता है, एक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, तो सब अपना अपना देखते हैं, तो इससे साइड इफ़ेक्ट कम करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही आप कब डॉक्टर के पास पहुँचे। जनरली क्या रहता है कि पेशेंट कीमो लगाया जाता है, घर जाता है और उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो कभी भी किसी भी पेशेंट को अपने साइन और सिम्टम को इग्नोर नहीं करना, डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है या अपने जिस डॉक्टर से कीमो लिए उससे आप कांटेक्ट करें कि भाई सर मुझे ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, और जो वो सलाह देते हैं वो डेफिनेटली माने। हो ऐसा नहीं है कि किसी के साइड इफेक्ट होते नहीं, होते हैं फिर भी, पर उसको ओवरकम करने के, उसको जल्दी रोकने और उसको आगे जान का खतरा ना हो, इसको बचाने के लिए अपन सारे मेजर्स होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और अभी तो इतना आ गया है कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली अच्छे गुड सेंटर पे जहाँ पर मल्टीपल लोग रहते हैं, टीम रहती है, तो वहाँ कराना से मुझे लगता है कि साइड इफेक्ट कम रहता है और उससे ये डर खत्म हो सकता है। सर एक आपसे अब आखिरी सवाल है और आपका जवाब जो है वो लोगों के जीवन शैली को बदलने के लिए, लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपने जीवन को गुजार रहे हैं, क्योंकि सर हमारा भारतीय समाज अगर जीवन लाइफ स्टाइल की बात करें तो गोइंग ऑन ब्लैक रोड, बंद डिब्बा खाना, धूम्रपान, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप पूरे समाज को एक मोटिवेशनल मैसेज दें, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल हो, कैसे उनका खान पान हो, ताकि उनको कैंसर जैसी एक भयंकर डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। देखो, कैंसर बीमारी किसी भी शरीर में होती है तो कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे या तो उसकी जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो ख़राब है, या कुछ बॉडी में गया है वो ख़राब है, या फिर जो बॉडी में ख़राब गया वो पचा नहीं पा रही, मतलब मेटाबोलाइज नहीं पा रही, चाहे वो बॉडी पे जो भी टॉक्सिन गए हैं उनको ठीक नहीं हो पा रहे, तो वो उस पर निर्भर करता है। इसके लिए क्या रहता है कि जो बॉडी अपने फ्रेमवर्क बन गया वो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स से आई, उसको नहीं बदला जा सकता। अब अपन दो चीज़ बदल सकते हैं, एक तो अपना जो अपन जो टॉक्सिन्स ले रहे हैं बाहर से, जो ख़राब चीज़ें ले रहे हैं, चाहे खाने में ले रहे हैं, चाहे हवा में ले रहे हैं, चाहे पानी में ले रहे हैं, डेफिनेटली आप हेल्दी खाना खाइए, जो आपको लगता है कि जो खाना हेल्दी है वही खाइए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनहेल्दी चीज़ है जो पुराना हो, डब्बे का पैक हो, और जो भी अपन ये जो तंबाकू बीड़ी ये खाते हैं ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जितना आपको बॉडी में लेना है उतना लीजिए, एक्टिविटी जितनी अच्छी करेंगे उतना आपका मेटाबोलाइज हो जाएगा, उतने टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे। मेन चीज़ रहती है स्ट्रेस। हर एक पॉपुलेशन, हर एक इंसान को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। अपनी बॉडी, अपने आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी के जीवन में स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस को ओवरकम करने का ये है, कम्युनिकेट करिए, फैमिली मेम्बर के साथ बैठिए, आप अपने स्लीप को साइकिल को बहुत अच्छा कीजिए। मिनिमम 6 आवर 8 आवर आपको स्लीप लेना ही लेना है, तो आपका बेसिकली बॉडी का जो साइकिल है वो बहुत ईजी हो जाता है, और उससे आपको जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनका मेटाबोलाइज करने का आपका बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमेशा जो भी खा रहे हैं चाहे, और इसके लिए अपने खुद का शरीर का ध्यान रखोगे, आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे, जो आप ले रहे हो वो अच्छा रखोगे, और ऑनेस्टली जब अगर आप कभी कहीं कुछ सेल भी किसी को खिला भी रहे हो तो वो भी आप ऑनेस्टली उसको हेल्दी खिलाइए, उसको अनहेल्दी बिल्कुल नहीं दीजिए। और स्ट्रेस हमेशा कम रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, कैसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बेसिकली आपका नुकसान ही होगा। तो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें और स्लीप अच्छा रखें और हैप्पी रहें हमेशा। थैंक यू। आपने सुना डॉक्टर कपिल देव को, जो एससीजी हॉस्पिटल के एनको सर्जन हैं। उन्होंने काफ़ी बारीकी से कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में सभी सवालों के काफ़ी बेहतर तरीके से रिप्लाई दिए और लोगों के भ्रम को दूर किया, लोगों की दुविधाओं को दूर किया। अगर आपको कोई दुविधा है कैंसर से, अगर आप कैंसर के पेशेंट्स हैं और आप काफ़ी क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर कपिल देव से आप मिल सकते हैं। जयपुर के मानसरोवर स्थित एससीजी हॉस्पिटल में डॉक्टर कपिल देव सीनियर एनको सर्जन हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।